नमस्कार दोस्तों। सीबीआई, ईडी, एनआईए, एनसीबी, इनकम टैक्स और न जाने कौन कौन, पुलिस, दूसरे और तमाम सारे स्पेसिफिक जांच एजेंसियां, इन सब का किस तरह से विपक्षी दलों को डराने, धमकाने, उनके नेताओं को डराने धमकाने का पूरा खेल चल रहा है। और इस खेल का जो डर गया सो मर गया वाली स्टाइल में, और डर गया सो मर गया वाली स्टाइल में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज एक और बड़ी वीरता के साथ में जो परिचय दिया है वो दिया है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन को मैं काफी लंबे अरसे से जानता हूं, हालांकि बड़े लंबे समय से मेरी उनकी मुलाकात नहीं है। उस दौर में उनके पिता राजनीति के चरम पर थे, आदिवासियों की राजनीति करते थे और उनके आदिवासियों के घर घर में वो परिवार बसा हुआ है, उस सोरेन परिवार। तो हेमंत सोरेन क्या किया, उन्होंने आज खुली चुनौती दी है ईडी को। कहा है गिरफ्तार करना है कर लीजिए, नहीं हुए पेश। तो साहब ये हेमंत सोरेन एक इस बात के प्रतीक, क्योंकि जब आप एक जमीनी नेता होते हैं, पूरी तरीके से जनता से जुड़ के आते हैं, जनता के बूते खड़े होते हैं, तो आप जेल में रह के भी राजनीति कर सकते हैं, जेल के बाहर भी कर सकते हैं। एक घटना का जिक्र करूंगा। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस का शासन होता था उत्तर प्रदेश में भी और देश में। उस दौरान एक निर्दलीय विधायक के तौर पर लड़े हरिशंकर तिवारी, जेल से लड़के जीतने वाले पहले विधायक थे। लड़े और जीते क्योंकि जनता साथ थी। न सरकार रोक पाई, न पुलिस रोक पाई, न कुछ। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे उत्तर प्रदेश के वीर बहादुर सिंह, उन्होंने अपने घोड़े खोल दिए लेकिन कुछ नहीं कर सके। कहते हैं उनको मरवाने के लिए खाने में जहर मिलवाने से लेके जाने क्या क्या हुआ, 6 महीने उन्होंने इसीलिए खाना नहीं खाया, जेल का स्पेसिफिक कुछ फलों पे जीवित रहे, उन्होंने व्रत किया। तो यह था, तो यह इस बात को दर्शाता है कि यदि आप दमदार जमीनी नेता हैं और जमीन पे आपने काम किया है तो सरकार कानूनी पचड़ों में फंसाकर आपको थोड़ी देर परेशान कर सकती है, खत्म नहीं कर सकती, आपकी राजनीति को नहीं धो सकती। और यही संदेश राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी दिया था जब उन्हें समन किया गया था, बार बार समन किया गया था ईडी द्वारा दिल्ली। याद होगा आपको, 5 दिन से अधिक राहुल गांधी को और उसके अलावा उनकी मां को, जो बीमार मां, उसके अलावा उनकी बहन को, उनके बहनोई को बार बार किया जाता रहा है, पिछले 8 साल से किया जा रहा है, लेकिन निकला अब तक कुछ नहीं, सूत भर भी नहीं निकला। क्यों? क्योंकि जब आप फंसाने के लिए करते हैं, सिर्फ बदनाम करने के लिए करते हैं, तो आप कुछ कर नहीं पाते, और वो डरते भी नहीं। डरते वो हैं जिन्होंने कुछ किया होता है। डर भी देखिए, डर देखने को मिल रहा है किसमें? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी में इतना डर समाया है कि वो आज प्रधानमंत्री के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। और जब प्रधानमंत्री या गुजरात में या कहीं पर कोई घटना भी होती है, उस पर भी प्रतिक्रिया देने से डर, यह स्थिति है। और जब यह स्थिति हो तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से उसका असर पड़ गया है। ममता बनर्जी ने क्या कहा था? मोदी से मेरी अपील है, पीएम मोदी से, कि सरकार और पार्टी के कामकाज को अलग रखें, यह देश के लिए अच्छा नहीं है। और वो क्या कहती हैं कि ईडी सीबीआई के छापों के पीछे भाजपा नेता हैं लेकिन मोदी जी नहीं है, और 50% ही कानून के तहत जो मामले हैं शेष नहीं है। तो आप समझिए, इस तरह से वो एक प्रकार से अपील करती दिखाई देती। तो ये पश्चिम बंगाल की उस मुख्यमंत्री को
की स्थिति है, जो खुद को शेरनी साबित करना चाहती थी लेकिन आज डरी हुई है, सहमी हुई, एक शब्द नहीं बोल रही है। तो यह स्थिति है। तो सीबीआई ने 109 मामले दर्ज किए पश्चिम बंगाल में, और उनके तहत जो है जितने मामले आए, आप समझिए उसमें क्या स्थिति। विधानसभा में उनके लिए निंदा प्रस्ताव लेकर के आए, और ये सारे के बाद भी लेकिन वो लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि फंसे हुए हैं आपके लोग। यदि आप आंकड़े देखें तो 2014 के बाद में जिन नेताओं पर ईडी और सीबीआई के मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनमें 97% सिर्फ विपक्षी दलों के नेता हैं। अब आप इससे समझ लीजिए, जबकि जो दूसरे दलों के दागदार नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और भारतीय जनता पार्टी में आते ही उनके दोस्त जो है छिप गए। चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो या कहीं पे भी आप किसी भी राज्य में देख लीजिए, जिस भी राज्य में वो कांग्रेस से आए नेता हो, वो दूसरे और दलों से आए नेता हो, चाहे जहां से आए हो, जिस जगह से भी आए, वो सारे दागदार जिनके कारण कांग्रेस पर लांछन लगता था, वो बदनाम होती थी, वो सारे नेता आज भारतीय जनता पार्टी में। और जब भारतीय जनता पार्टी ईडी के ही मुकदमों का ले ले तो ईडी ने 2014 के बाद में जो एफआईआर दर्ज की, उसमें जो ईडी का दर्ज होती है उसमें 95% से अधिक विपक्षी नेता है, और इनमें कांग्रेस के 24 हैं। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के 19 हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 11 हैं, शिवसेना के 8 हैं, डीएमके के 6 हैं, और इस तरीके से तमाम अन्य दलों के नेता हैं। और नेताओं की यदि आज बात करें तो करीब 200 नेता ऐसे हैं, और सांसद विधायक या जो भी कुछ हैं, वो आज सीबीआई और ईडी के स्कैंड पर, और ये विपक्ष के, क्योंकि पक्ष वालों के खिलाफ तो जांच की ही नहीं जाती है। तो ये स्थिति है, और ये उस ईडी का हाल है जिसका कन्विक्शन रेट 0.5% भी नहीं है, यानी आधा % भी नहीं है। यानी आप केसेस झूठ रजिस्टर करते हैं, झूठी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, परेशान करते हैं, और उसके बाद में अपने उद्देश्य को सिद्ध करते हैं कि आपके नहीं, राजनीतिक उद्देश्य उस पार्टी के जो सत्ता में है, केंद्र में बैठी, जिसके हाथ में ये सारे संस्थाएं काम कर रही हैं, और उनके जरिए आप पूरा खेल करते हैं। तो जो रिपोर्ट है वो इस बात को बड़ा चिंताजनक बताती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी नेता हैं, सीपीएम के भी नेता हैं, ये नहीं कह सकते कि वामपंथी नहीं है। वह जो वाईएसआर सीपी के भी 3 नेता हैं। इसके बाद में आप देखिए आईएनएलडी के भी नेता हैं, टीडीपी के भी नेता हैं, आम आदमी पार्टी के भी नेता हैं, समाजवादी पार्टी के भी 5 नेता हैं, 5 बहुजन समाज पार्टी के भी हैं। तो आप इन सारी चीजों से समझिए, बीजेडी जिसके साथ में वो दोस्ती निभाए हुए हैं, उसके भी नेता हैं। तो ये सारे मिलकर के किस तरीके से खेल का पूरा हिस्सा है। तो जिस तरीके से ईडी ने ये पूरा जाल बिना है, जिस तरीके से चुनाव में इसका इस्तेमाल होने लगा है, और जिस तरीके से होने लगा है, वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके राजनीतिक सत्ता हासिल करने का ये एक गंदा प्रयोग है। ऐसा प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ। तो करीब जो ये 200 नेता हैं, इन सब की स्थिति क्या है? नेताओं पर, किसी पर सीबीआई के केसेस, किसी पर कोई चीज के, तो ये जो नेता, विपक्षी नेता हैं, इन सबको जिस तरीके से फंसाया गया, जिस तरीके से फंसाया जा रहा है, जिस तरीके से किया है, कुछ सही भी है, ऐसा नहीं है कि सभी केसेस गलत हैं। आप देखिए तृणमूल के जो नेता पकड़े गए, उनसे बहुत सारी चीजें, आम आदमी पार्टी का जो शराब घोटाला है और दूसरी चीजें हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट है, सामने है, उसके सारे तथ्य मौजूद हैं, पब्लिक डोमेन में है, ट्रांजैक्शन है। हाँ, जहां ट्रांजैक्शन भी नहीं है, कोई वो नहीं है, आप झूठे सिर्फ तथ्य बना करके
कागजी खेल कर रहे हैं। जैसे लालू के बेटे जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनको आप फंसाने की कोशिश करते हैं, तेजस्वी को। क्यों? जबकि वो जिस समय का आरोप है वो खुद नाबालिग से बच्चा था, खेलता था, वो जानता भी नहीं था। तो उस स्थिति में उसे जब फंसाते हैं तब आपको लगता है कि हाँ आप क्या कर रहे हैं। तो यह स्थिति, और यह स्थिति आज 2 राज्यों में चुनाव हो रहा है। एक जो है हिमाचल प्रदेश में, उसकी पूरी प्रक्रिया चल रही है, काफी दिन से चल रही है, वो अपने उस तरफ बढ़ चुका है। और दूसरी तरफ गुजरात के चुनाव की आज ही घोषणा हुई है, और इस घोषणा के बाद जैसे 5 नवंबर को नोटिफिकेशन होगा, जो सेकेंड फेज का नोटिफिकेशन है वो 10 नवंबर को होगा, नॉमिनेशन 14 नवंबर को होगा, और फिर 17 नवंबर को होगा दूसरे फेज का। फिर नामांकन स्क्रूटनी का जो है 15 नवंबर की डेट है पहले फेज की, दूसरे की 18 नवंबर है। फिर नामांकन वापसी का है 17 नवंबर को, और 21 नवंबर को उसके बाद वोटिंग होगी 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को, 2 फेज में। और इस तरह से फिर 8 दिसंबर को सबकी काउंटिंग होगी। तो ये एक पूरा सारी चीजें यहाँ शेड्यूल जो है तय कर दिया गया। चुनाव आयोग ने सुविधा के अनुसार तय किया है भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी के, क्योंकि नरेंद्र मोदी को जितने सब घोषणाएं करनी थी वहां पर पूरे अपने ड्रामे दिखाने थे और करने थे, तमाम प्रोजेक्ट्स ले जाने का और उसका वो करना था। तो उन सब चीजों का पूरा जब उन्होंने कंप्लीट कर लिया तो ये हुआ। आप ये समझिए कि तो इस तरह से चल रहा है। तो 2017 के चुनाव में देखें तो जो स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी को 99 सीटें मिली थी, कांग्रेस पार्टी को 77 सीटें मिली थी, और अन्य को 6 सीटें मिली थी। और उस स्थिति में कांग्रेस बहुत करीब पहुंच गई थी सत्ता के, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को 50% वोट मिले थे, और जो कांग्रेस पार्टी है उसे 42% से अधिक वोट मिले थे। तो उस स्थिति में आप इसको समझ सकते हैं कि बहुत छोटा सा टर्न होना था, और वो स्थिति माहौल बन चुके थे, सब कुछ था। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी को उतारा गया, उसे सशक्त तरीके से हर सीट पे लड़ने के लिए फंडिंग की जा रही है। और कौन लोग फंडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों को देखने और समझने की स्थिति है। लगातार उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम सारे लोग जो है, उनसे समर्थित लोगों को ही तमाम जगह पे वो करके टिकट दिलाई जा रही है और किया जा रहा है। तो इस तरह के खेल चल रहे हैं। क्यों? ईडी और उन सब के डर से वो उसी ढंग से चाहते हैं, करते हैं जो चाहते हैं। तो यह स्थितियां हैं, और जब ये स्थितियां हो तो आपको समझना पड़ेगा। खेल चल रहे हैं, पूरे खेल चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स में खेल चल रहे हैं, क्योंकि पूरे धंधे का पूरा है, चुनावी और सारी गणित धंधे की। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल धंधे से जुड़ा हुआ है। आज धंधा बन गया है राजनीति, तो राजनीति को भी धंधा बना दिया गया है। आप ये समझिए, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें तमाम राजनेताओं के और सबके और पूरे पैसे इन्वॉल्व हैं, और सबको पक्ष विपक्ष और उसके तमाम सारे लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है। और उसमें सबसे ज्यादा कि जो प्रोजेक्ट शुरू होने को होता है, सब कुछ होता है, उसमें अपने लोगों को उसके आसपास की पूरी प्लानिंग बता दी जाती है, और वहां की सारी जमीनें, संपत्तियां और दूसरे प्रोजेक्ट्स जो है कैसे कैसे वहां पर क्या चीज आएगी, और उसके सहयोगी क्या क्या चीजें और होंगी, उन सबसे जुड़े तमाम उद्योगों में उनके नेताओं की इन्वेस्टमेंट होती है। और इसमें 95% इन्वेस्टमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। तो आप ये जान लीजिए, उदाहरण आपको गिना देता हूं, सागरमाला प्रोजेक्ट की घोषणा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक समय में की थी, बंदरगाहों को जोड़ने और सबको उसके इर्द गिर्द के पूरे इलाके में। जब 15 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने फिर से इसको एक बार वो किया और कहा कि हम इसको SEZ और समुद्र तट क्षेत्र से रेल, सड़क, हवाई मार्ग और जल मार्ग द्वारा संपर्क शामिल होगा, और इस सबको करके करेंगे। और इसको जब उन्होंने किया कि 10 तटीय आर्थिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे उन सब पे, तो आप समझिए उधर की सारी जमीनें, सारे प्रोजेक्ट सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों को खरीदवाने की पूरी व्यवस्था कर दी गई। जो वहां स्थानीय सरकारें हैं उनसे जुड़े हुए भी कुछ लोगों के साथ में, जो दलीय क्षेत्रीय दल है, उनके साथ मिलकर के खेल किया गया। ये एक बहुत बड़ी चीज है, पूरा मास्टर प्लान उन्होंने मिल करके किया।
भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो है सड़क परिवहन मंत्रालय और NHAI मिलकर के भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जिस तरीके से पोर्ट कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 28 हाईवेज के निर्माण की योजना, और इसमें किस तरीके से 18 प्रोजेक्ट को सड़क परिवहन और इससे 32 प्रोजेक्ट NHAI के शेष अन्य प्रोजेक्ट्स जो भारत सरकार और सब मिल करके किस ढंग से करते हैं, और उसमें ये स्थिति है, ये करोड़ों के इसमें इतना बड़ा खेल हुआ। जितने के प्रोजेक्ट हैं उससे 10-10 गुना का इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो ये पूंजीपतियों का, और पूंजीपतियों के माध्यम से राजनेताओं का उसमें एंट्री है। तो इस तरीके से खेल हो रहा है, लूट है, संपत्तियों की लूट है, उस पर न ईडी देखती है न CBI देखती है। तो ये स्थिति है कि भारतमाला प्रोजेक्ट कोई आप देख लिए उसमें धार्मिक क्षेत्र को है, पर्यटन को क्षेत्र को लेके है, दूसरी सीमा क्षेत्रों को लेकर के, सब चीजों को लेकर, रेलवे और दूसरे और ब्रिज और सब चीजें बना, किस तरीके से क्या खेल किया जाएगा इसको समझिए। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, शिवाजी मेमोरियल, इसका जो पूरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में पूरा किस तरीके से स्मारक समंदर के किनारे से 1.5 किलोमीटर के अंदर तक और सारी चीजें बना करके उसके आसपास का सारा सब कैसे खरीदा जा रहा है, खरीद बिक्री और औने पौने दाम पे खरीद करके, और पूंजीपतियों के और उनकी गठजोड़ जो है राजनेताओं का, और किस तरह लूट हुई है उसको देखने वाला है। MTHL व मेट्रो परियोजना जो है उन सब में भी इसीलिए महाराष्ट्र की जो मौजूदा सरकार है वो परेशान है इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसमें सबका पैसा इन्वॉल्व है, बहुत बड़ा धन इन्वॉल्व है। ये आप समझ लीजिए, देश की लंबी रेल लाइनें हैं और जो उसको लेकर के है, पूरा नॉर्थ ईस्ट को कैसे खरीदने, नॉर्थ ईस्ट को पूरा कब्जा लेने का पूंजीपतियों के साथ मिलकर के पूरा खेल किया जा रहा है, उस खेल को भी समझने वाला है। तो इसको समझिए आप, उत्तर तट पर किस तरीके से पूरी रेलवे ट्रैक बिछा करके और किस तरीके से परिचालन के लिए डेनमार्क की कंपनी को किस तरीके से डिजाइन करा करके पूरा खेल किया गया है, उसको समझने की जरूरत है। सेतु भारतम योजना है, इस योजना के माध्यम से लूट का पूरा एक खाका तैयार किया गया है, किस तरीके से कि वहां जहां रेलवे पुल है, फाटक है, वो है, उन सब में किस तरीके से 10,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करके और किस 150 पुल और बना करके, और फिर उसके आसपास किस तरीके से अपने लोगों को पूरी कब्जा कराई जाए, संपत्तियां कब्जा कराई जाए और ये कराया जाए, इसका पूरा खेल चल रहा है। तो इन सब खेल को समझने की जरूरत है। राष्ट्रीय राजमार्ग जिला संयोजना योजना जो है इनकी, उस योजना के तहत जो लोकल अपने भारतीय जनता पार्टी के और स्थानीय सरकारों के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उन सबको किस तरीके से उसके फायदे दिए जाएं, क्या किया जाए, इन सब चीजों को लेके कि हेडक्वार्टर जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसमें 100 से अधिक जिलों को जोड़ने का हेडक्वार्टर से, इस प्रक्रिया में किस तरीके से जमीनों का खेल हो रहा है वह भी देखने वाला है। जल मार्ग विकास योजना के नाम पर जिस तरीके से जल मार्ग के इलाके में है, चाहे इलाहाबाद हो, हल्दिया हो, कहीं पर भी हो, अब आगरा हो, ये सारे पूरे इलाकों में जहां यमुना के किनारे, गंगा के किनारे या दूसरी और नदियों के किनारे किस तरीके से पूरा खेल हुआ है, और इसके कारण प्रदूषण और सारी चीजें बढ़ी हैं, सार्वजनिक संपत्तियों को से लेकर के वन संपत्तियों तक पे कब्जा किया गया है, किस तरीके से जो है नदियों के किनारे की संपत्तियों पे कब्जा किया गया है, और कब्जा करके जो वहां के मूल हैं पूरे जो नाविक होते थे या जो मछुआरे होते थे, वो सारे समुदाय के लोगों के हक मारे गए हैं, और किस तरीके से ले लेकर के और किस पूरा खेल किया गया है उसको समझने की जरूरत है। गुजरात गोरखपुर गैस पाइपलाइन परियोजना जहां से पड़ रही है, उसको लेकर के जो पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें किस तरीके से संपत्तियों का लूट हुआ है, और उस लूट को अहमदाबाद को हो या भोपाल हो या कानपुर हो, इलाहाबाद हो, वाराणसी हो, लखनऊ हो, गोरखपुर, मतलब आप ये समझ लिया IOC की ये परियोजना है, लेकिन लूट जो है तमाम दूसरे लोगों की हो रही है, और इसको समझने की जरूरत है। और इसके बाद चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के नाम पर किस तरीके से जो है देहरादून से लेकर के उसके आसपास के और किस तरीके से पूरा खेल किया गया, उत्तराखंड की जमीनों को बिल्कुल खरीद लिया गया। आप जाके पता कर लिए, उत्तराखंड की 900 किलोमीटर की जमीनों पर इतना बड़ा जो है कब्जा हो चुका है कि कुछ कहना नहीं है, और उस कब्जे के कारण
क्या है, पूरा वहां का प्राकृतिक ढांचा चरमरा गया है। चेनाब नदी के उधर पर जो ब्रिज बन रहा है, और ब्रिज बनाने के साथ में जो चिनाब के इधर उधर के इलाकों में पूरा सारी चीजें, वहां पर किस तरीके से पूरा इन्वेस्टमेंट जो है, पूरा संपत्तियों की खरीद फरोख्त का और सारा धंधा चल रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट आपके सामने हैं। इसके बाद में एयरपोर्ट बनाने के प्रोजेक्ट लगातार टाटा को दिए जा रहे हैं। टाटा को आपने दे दिया, जेवर एयरपोर्ट का काम दे दिया। अभी टाटा को इसके बाद में जो नागपुर में बनना था प्रोजेक्ट, उसको आपने शिफ्ट करके जिस तरीके से गुजरात में चुनाव के लिए आपने किया और चुनाव का फायदा उठाया, चुनाव आयोग ने आपको मौका दिया उसके लिए, और अचानक एकदम से आप वो चेंज करके ले गए और वो भी टाटा को दे दिया। इस तरीके से है कि आप दुनिया तमाम सारे अपने उन सब के साथ मिलके, कहीं टाटा है, कहीं अदानी है, कहीं अंबानी है, कहीं कुछ और है, चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश का आपने 54% एसेट सौंप दिया है। इसके बाद में जो बचा है वो भी धीरे धीरे सौंपने का काम कर दिया है। तो इस देश के सिर्फ 1000 लोगों के हाथ में इस देश का आधे से अधिक संपत्तियां उनके पास कब्जे में चली गई। और जब ये स्थिति हो तो आप मच्छी मार रहे हैं क्या करके कि हाँ, विपक्ष के नेताओं को हम पकड़ रहे हैं, विपक्ष के नेता भ्रष्ट हैं, विपक्ष के सारा भ्रष्टाचार तो आपके अंदर समाया हुआ है। और ये सारी चीजें मैंने आपको प्रोजेक्ट गिनाए, सारी चीजें गिनाई, किस तरीके से खेल हुआ है, किस तरीके से चंदों का खेल हो रहा है, बगैर ठेके पट्टे को प्रॉपर तरीके से दिए बगैर लोगों को काम दिए जा रहे हैं, पैसा वसूला जा रहा है, और कौन कर रहा है? कोई सोचने वाला नहीं, कोई कहने वाला। तो देश को किस तरह से बेचा जा रहा है, खोखला किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए जाके, हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है कमीशन के खेल में। हमने कमीशन का खेल देखा जो कर्नाटक में, हम खुद सरेआम कमीशन का खेल चलता है जो है गुजरात में। तो हर जगह ये स्थिति है। बाकी सबको आप उनके सबलेट हो जाएगा, आपको दूसरी चीज हो जाएगी, लेकिन मूल धंधा जो है किन्हीं कुछ ही लोगों के हाथ में जाएगा, वो बगैर कुछ करे। उन्हें आता भी नहीं है, वो उसके स्पेशलिस्ट भी नहीं है। यही वजह है कि एक घड़ी साज जो है पुल बना रहा था और 150 जिंदगियां खा गया। तो उस स्थिति में तो ये काम दिए जाते हैं, और उसके बाद में सरकार उन्हें इवेंट आयोजित करती है। तो इवेंट वीर है हमारे प्रधानमंत्री। इस स्थिति में समझना पड़ेगा कि ईडी, सीबीआई और इन सब का दुरुपयोग करके इस तरीके से किया जा रहा है। और डरे हुए राजनेता, बिल्कुल उनके आगे सरेंडर कर जाने वाले राजनेता आपको दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बीजू जनता दल के जो प्रमुख हैं, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, आपको सामने दिखाई देंगे। केसीआर आपको दिखाई देंगे तेलंगाना, आपको दिखाई देंगे अरविंद केजरीवाल। तो तुरंत जो है कहने हम वो शराब नीति वापस ले लेते हैं जैसे ही सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। तो आप समझिए कि जैसे ही एफआईआर की बारी आती है, वो सब हाँ हमने वापस ले लिया, वापस ले लिया। इस दशा में लड़ने को तो वही खड़ा होगा जो सच्चा होगा, वही सामना करेगा। और यही हेमंत सोरेन ने जवाब दिया है कि हम कोई हल्के नहीं, हम भी सोनिया और राहुल की तरह लड़ना जानते हैं, लड़ेंगे। हम अपनी सुविधा अनुसार हम जवाब भी देंगे, सबूत भी देंगे, लेकिन आप में क्षमता है तो आओ गिरफ्तार कर। यही चुनौती, ये चुनौती वो देगा जो सच्चा है, और ये चुनौती पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार इसी तरीके से शोषण का काम कर रही है, अपनी विजिलेंस का दुरुपयोग कर रही है, और कांग्रेस के नेताओं को जबरन फंसा रही है। और जब यह खेल कर रही हो तो उस स्थिति में फिर वही आता है। इन खेल को समझने की जरूरत है। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपसे आग्रह करता हूं कि सच को जानिए, पहचानिए, क्योंकि झूठ के बूते एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है देश को खत्म करने की, देश की संस्थाओं को खत्म करने की, सारी न्यायिक व्यवस्था को, कानून को खत्म करने की, और एक जंगल राज स्थापित किया जा रहा है। बचिए, जानिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।